हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू और आप सभी का स्वागत है इस चैनल कारवां इश्क पर, जहां इश्क की कई दास्तां चलेंगी और अपना एक नया कारवां बनाएगी जिसके गवाह आप सभी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली दास्तां ये दिल है के चौथे भाग के साथ इस सुहाने सफर में। कुछ ही वक्त में जैसे ही चाय और समोसे आए तो शौर्य ने एक प्लेट में शामली के लिए समोसे रखे और उसे चाय देने लगा। तो शामली उसे रोकते हुए बोली, वो हम चाय नहीं पीते। जिस पर शौर्य उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो शामली कुछ नहीं बोली और बस अपनी नजरें झुका ली। उसकी झुकी नजरें देख कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ गया था कि बात क्या है। उसकी दुविधा को समझते हुए कप उसके आगे रखकर वो बोला, हर किसी को ना शाम के रंग में रंगने का मौका नहीं मिलता। आपको मिला है, इसलिए लोग कुड़ते हैं आपसे। और ये सुन शामली हैरानी से उसे देखने लगी तो वो आगे बोला, इस वजह से वो कुछ कर तो नहीं सकते, इसलिए अपने मन की शांति के लिए आपको नीचा दिखाते हैं। वो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज उनकी बातों की वजह से छोड़ रही हैं तो उन्हें ये संतुष्टि मिल जाएगी कि उन्होंने आपको अपने आगे झुका ही लिया, अपनी सोच के आगे झुका ही लिया। तो आप बताइए, क्या ऐसे लोगों को आप ये संतुष्टि देना चाहेंगी? और ये कहते हुए उसने कप का हैंडल शामली की ओर मोड़ दिया। उसकी बात पर गौर करते हुए शामली एक पल कप को देखती तो एक पल शौर्य को, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कप उठाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर अपनी भूरी आंखों से उसकी कांची आंखों में देखा। इस पल में वैसे तो कुछ था नहीं, पर यह बताने को काफी था कि शौर्य उसके डगमगाते मनोबल को संभाल सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस मुस्कुराहट में एक छोटी सी जीत थी, किसी सामाजिक कुरीति से या अभाव से निकलने की ओर एक सक्षम पग उठाने की जीत। शामली को ऐसे मुस्कुराते देख शौर्य अपने आप में बोला, आपकी झुकी नजरें हमें वो सब बताती है जो आप किसी को नहीं बता पाती। पर फिक्र ना करें, शौर्य राजपूत का वादा है आपसे कि मन में जितने बंधन हैं आपके, जितनी बेड़ियां हैं, उन सब को तुड़वाएंगे हम और आपको इतना मजबूत बनाएंगे कि आपके खिलाफ आवाज उठाने वाला आपके घर से ही कोई क्यों ना हो, पर आप खुद उसका मुंह बंद करने में सक्षम होंगी। और ये सोचते हुए वो मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो भी जानता था कि बाहर वालों की बातों से ज्यादा घाव तो घर वालों की बातें देती है। उस पर से शौर्य इतना समझदार तो था ही कि उसे पता हो कि ब्रिज मोहन जी ऐसा नहीं कर सकते। वहीं शामली उसकी बात सुन अपने आप में बोली, सही कह रहे हैं शौर्य जी, बाबा भी तो यही कहते हैं कि जब फर्क पड़ना बंद होगा तभी फर्क आएगा। और ये सोचते हुए वो इस पर एक गहन चिंतन करने लगी। उसे इस तरह खोया देख शौर्य उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोला, ये बाद में सोच लीजिएगा कि अब से फर्क नहीं पड़ने देंगे खुद को, क्योंकि इतना मजबूत मनोबल होने में भी वक्त लगता है। इसलिए बस इतना ठान लीजिए कि धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब नजर के अंदाज में ही नहीं आएगा तो दिमाग उस पर अपना क्या ही अंदाजा लगाएगा। और ये कहते हुए वो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा, जिसे देख एक पल को शामली का दिल भी रफ्तार से शोर करने लगा। इसके बाद शामली ने भी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, कोशिश करेंगे। जिसके बाद दोनों में से ही किसी ने कुछ नहीं कहा और एक खूबसूरत खामोशी का आलम छा गया। आलम ऐसा था कि जहां लब तो खामोश थे पर दिल दोनों के शोर कर रहे थे। फिर जैसे ही चाय खत्म हुई शौर्य शामली से बोला, चलिए बाहर गार्डन में पढ़ने चलते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में हम आपको समझा नहीं पाएंगे, आखिर वहां बोल जो नहीं पाएंगे। और ये कहकर वो अपनी ही इस बेतुकी बात पर हल्का सा हंस दिया तो शामली भी थोड़ा मुस्कुरा पड़ी। फिर दोनों उठकर गार्डन में आ गई, जहां शामली अपने बैग से किताबें निकाल बैठ गई और शौर्य भी उसे कॉन्सेप्ट समझाने लगा। वहां मंद मंद हवाएं चल रही थी, जिस कारण एक और शामली के चेहरे पर उसकी जुल्फें आ रही थी तो दूसरी और शौर्य के बाल भी उसे परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। पर शौर्य बिल्कुल संजीदगी से उसे पढ़ा रहा था। उसका आकर्षक चेहरा संजीदगी में और आकर्षक लग रहा था। ये देख शामली उसके चेहरे में ही खोने लगी, पर तेज हवा के झोंके के कारण जब उसके बाल उसके चेहरे पर आए तो वो होश में आई और उन्हें समेटकर जूड़ा बनाने लगी। शामली को अपने बालों को इस तरह समेटते देख शौर्य बोलते बोलते चुप हो गया और उसे देखते देखते बेख्याली में अपने मन में बोला, व्यक्तित्व मेरा भू सा सूक्ष्म, तेरा आकाश गंगा सा विराट एवं उज्ज्वल है। हृदय में मेरे ना कोई भ्रम, बस प्रेम तेरे लिए गंगा सा निर्मल एवं प्रबल है। और ये सोचते हुए जब उसे होश आया तो वो खुद में ही हैरान हो गया और खुद से बोला, प्रेम? जिसके साथ ही उसे अपने दिल की बेईमानी का एहसास हो गया। दूसरी ओर शामली जो अपने बालों को समेट चुकी थी वो उससे आगे बढ़ने को बोली तो वो अपने एहसासों पर हल्का सा मुस्कुराकर उसे आगे बढ़ाने लगा।
यूं ही दिन बीतते रहे और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। शौर्य को शामली को पढ़ाते हुए 3 महीने हो चुके थे। इस बीच यूनिवर्सिटी के चुनाव भी हो चुके थे, जिसमें मत अनुसार बहुमत से शौर्य की पार्टी जीत गई। वहीं अब वक्त था तो शामली की परीक्षा का, जिसके लिए वो खुद जोर शोर से घर पर तैयारी कर रही थी। शामली के घर पर दोपहर का वक्त था और शामली बिजली ना होने के कारण अपने घर के आंगन में बैठ शौर्य के बनवाए नोट्स को अच्छे से पढ़ रही थी। उन्हें पढ़ते वक्त अचानक उसकी आंखों के आगे शौर्य का गंभीर चेहरा उभर आया और अनजाने में ही उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट घर कर गई। उसके बारे में सोचते हुए वो अपने आप में बोली, मुस्कुराते हुए तो हर व्यक्ति अच्छा लगता है, पर व्यक्तित्व सिर्फ आपका अच्छा लगा। और ये सोचकर वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी, जिसका एहसास उसे भी नहीं था। हाँ, उसे अपनी मोहब्बत का पता नहीं था, पर पसंद तो कहीं ना कहीं शौर्य आ ही गया था। वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी मृदुला जी की बेटी वहां जाकर उसके पास बैठ अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाते हुए उससे बोली, क्या हुआ, तुम इतना दांत काहे दिखा रही हो? ये सुन वो अपने ख्वाबों से बाहर आई और उसकी ओर देख बिना किसी भाव के बोली, वो क्या है ना शिल्पा, पढ़ने की उम्र में ब्याहे नहीं जा रहे हैं, उसकी खुशी है। और ये कहते हुए उसे देख मुस्कुरा दी। उसकी ऐसी बात सुनकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही सरोज जी किचन से बाहर आते हुए उसे देख बोली, शिल्पा गुड़िया जाओ जरा, वो ऊपर हमने अचार और पापड़ सूखने को डाला है, लेकर आ जाओ ना। जिसे सुन वो अपने नाखूनों पर फूंक मारते हुए इतरा कर बोली, क्या मामी जी, हम नहीं जा रहे इतनी धूप में, रंग दब जाएगा हमारा। आप एक काम करिए ना, शामली को ही भेज दीजिए, वैसे भी इसका रंग तो पहले ही। कहते हुए वो रुक गई और तंज भरी मुस्कुराहट के साथ शामली को देखने लगी। उसे लगा शामली हमेशा की तरह जवाब नहीं देगी, पर कहीं ना कहीं शौर्य का साथ उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आत्मविश्वास भरने लगा था। इसलिए उसने जो कहा उसे सुन शिल्पा के साथ साथ उसकी माँ भी हैरान रह गई। वहीं पास ही कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ते बृजमोहन जी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। आखिर शामली उसकी ओर देखते हुए बोली, हाँ भाई, रंग का ही तो अचार डालेंगे तुम्हारे ससुराल वाले, जब काम नहीं करोगी तो लात मारकर तो निकालने नहीं वाले। कहते हुए उसे देख व्यंगात्मक तरीके से मुस्कुरा दी। उसके ऐसे शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। ये सब सुन शिल्पा गुस्से से कहने लगी, देखो तुम। पर उसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही शामली ने उसे रोकते हुए हाथ दिखाकर आराम से कहा, देखो शिल्पा, हम एक पढ़ने लिखने वाले इंसान हैं और महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी खुद सोचकर देखो, क्या तुम एक इंसान के तौर पर भी बिना काम धाम करे बस इस बहाने से बैठ सकती हो कि तुम गोरी हो? और ये कहते हुए वो सवालिया नजरों के साथ शिल्पा को देखने लगी तो वो चुप हो गई। कहती भी क्या शिल्पा, आखिर कहीं ना कहीं शामली की बात सच जो थी। तभी शामली अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, अच्छा इसे छोड़ो, ढंग से कोई काम करना आया भी है आज तक तुम्हें? रोटी बनाने बोलो तो नाखूनों से फुर्सत नहीं, घर पर काम तुमसे होता नहीं, पढ़ी लिखी भी तुम नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है क्यों सर पर बिठाएंगे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें? और ये कहते हुए वो बिना किसी भाव के शिल्पा को देखने लगी, जिसकी आंखों में अब नमी आने लगी। पहली बार था कि किसी ने उसके गोरे होने पर उसे शर्मसार किया था। अपने ऊपर इस तरह के ताने उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। आखिर गोरे होने के कारण कभी किसी ने भी उसे उसकी कमियां गिनाई जो नहीं थी। तभी वो सरोज जी की तरफ देखते हुए बोली, मामी जी, ये हमसे कब से बदतमीजी कर रही हैं और आप इसे कुछ भी नहीं बोल रही हैं। ये सुन सरोज जी, जो पहली बार अपनी बेटी के इस तरह बोलने पर हैरान थी, वो जरा होश में आई और शामली को देख गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? जिस पर वो सरोज जी की तरफ मुखातिब होते हुए उतनी ही शांति से बोली, चुप गया हमारा इस तरह बात करना। जब हमसे ऐसी बात करी जाती है तब क्या होता है, तब क्यों मुंह बंद रहता है आपका? जिस पर उनके चेहरे से गुस्सा काफिर हो गया और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। पहली बार आज उनकी बेटी उनसे इस तरह बात कर रही थी। ये सोच वो उससे बोली, अब ये भी दिन दिखाओगे हमें तुम, जुबान लड़ाओगी हमसे? जिसे सुन शामली उन्हें देख व्यंगात्मक तरीके से मुस्कुरा कर बोली, जब माँ बाप गलत होते हैं ना तो बच्चों को समझाना पड़ता है माँ। अब भले ही आपको वो जुबान लड़ाना लगता है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हुए वो एक गहरी सांस लेकर उन्हें देखने लगी। ये सुन उन्होंने उसे देखा और दांत पीसते हुए बोली, ये सब ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का नतीजा है क्या तुम्हारे अंदर? क्या है तुमने हमारे लिए? बस कैंची की तरह जुबान चलवा लो। अपनी माँ की ऐसी बातों पर हमेशा आंखों में आंसू लाने वाली शामली आज उन्हें देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी बात से उसके कानों में शौर्य की
इतना ठान लीजिए कि धीरे धीरे नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब नज़र के अंदाज में ही नहीं आएगा तो दिमाग उस पर अपना क्या ही अंदाज़ा लगाएगा वाली बात गूंजने लगी। इस बारे में सोचकर वो इस तरह नरमाई से मुस्कुरा कर बोली, तर्क देने की शक्ति है माँ, वही जो आप लोगों में नहीं। ये सुन ब्रिजमोहन जी भी हैरान होकर पेपर रखते हुए उसके पास आए। तभी वो अपनी बात आगे रखते हुए बोली, और रही बात करने की, तो ये आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि जब भी हम किसी डिबेट कंपटीशन में जीत कर आते थे या जब भी हमारे स्कॉलरशिप के पैसे आते थे, आधे से ज़्यादा तो हमेशा आपने रखे हैं अपने पास। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आपकी जो फूलन देवी जैसी नंद है और उनकी ये बेटी है, उन दोनों को भी चीज़ें आपने हमेशा हमारे ही स्कॉलरशिप के और पढ़ाई के पैसों से ही दी है। तो मुंह तो मत ही खुलवाइए हमारा कि हमने किया क्या है। और अगर अभी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ठीक है, आज से हम अपने पैसों में से एक पैसा आपको नहीं देंगे। और ये सुनने के साथ ही सरोज जी के साथ साथ शिल्पा का भी मुंह खुला का खुला रह गया। तभी वो अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पापा चलिए पोस्ट ऑफिस चलते हैं और हमारे नाम का एक खाता खुलवा लेते हैं। अब से जो भी पैसे आएंगे वहां जाएंगे, कम से कम हमारी जिंदगी में आगे काम तो आएंगे और अपने आप को ताना देने वाले लोगों पर हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। कहते हुए वो अपने कमरे की ओर चली गई और डॉक्यूमेंट वगैरह ले आई। वहीं अब भी घर के आंगन में खामोशी का माहौल था, क्योंकि किसी से भी शामली का इतना बोलना हजम नहीं हुआ था। कुछ ही वक्त में डॉक्यूमेंट लाकर वो अपने पिता के साथ वहां से निकल गई। इसके बाद जब वो खाता खुलवाकर वहां से वापस आई और अपने कमरे में गई, तो दरवाजा बंद कर पिछले दिनों बोली शौर्य की बात के बारे में सोच उन यादों में खो गई। वो शौर्य के साथ कैंटीन में बैठी थी। तभी शौर्य उसे देखते हुए बोला, अब आपकी मुस्कुराहट में ना बनाई कम और सच्चाई ज्यादा नजर आती है। लगता है नजरअंदाज करना शुरू कर दिया आपने। जिसे सुन वो कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई, जिसने शौर्य को उसका जवाब दे दिया। उस मुस्कुराहट को देख शौर्य भी मुस्कुरा उठा और एक गहरी सांस लेकर बोला, चलिए, एक कदम तो बढ़ गए हम, अब अगला कदम उठाने की बारी। और ये सुन शामली उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, मतलब कहना क्या चाहते हैं हम? जिसे सुनकर शौर्य उसे समझाते हुए बोला, देखिए, हम ना पॉलिटिक्स में हैं, भले ही छोटे लेवल पर निंदा हमारी भी होती है, गालियां लोग हमको भी देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हम उन्हें डटकर जवाब कैसे दे पाते हैं? जिसे सुन शामली की नजरों में सवाल और बढ़ गए, तो वो आगे उसे समझाते हुए बोला, वो हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग पर या दिल पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। हमारे एहसास हमारे काबू में होते हैं। तो अब जब आपने अपने एहसासों पर काबू पा लिया है, तो क्यों ना लोगों को एक बार जवाब देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाए। कहते हुए वो शामली की ओर जवाब के इंतजार में देखने लगा। वहीं शौर्य की बात सुन शामली जो चाय पी रही थी, उसके गले में चाय अटक गई और वो खांसने लगी। ये देख शौर्य तुरंत अपनी जगह से उठा और उसकी पीठ को मसलते हुए उसकी खांसी को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। तभी कैंटीन वाला, जो उन दोनों को ऐसे देख दांत दिखा रहा था, शौर्य उसे देखते हुए दांत पीसकर बोला, अबे बकलोल होगा, दिख नहीं रहा कितनी खांसी आ रही है, पानी लाओ। जिसे सुन वो होश में आया और घबराते हुए पानी लेकर आया, तो शामली ने उसे पिया और थोड़ा नॉर्मल हुई। इसके बाद शौर्य भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया और फिर वो शौर्य की ओर देखते हुए बोली, माफ करिएगा शौर्य जी, लेकिन हम ये कैसे करेंगे, घर वाले हैं वो हमारे। जिस पर शौर्य ने जो जवाब दिया, उसे सुन शामली सोच में पड़ गई। ऐसा क्या जवाब था शौर्य का? जानना है तो सुनिए अगला भाग। और हाँ, इस कहानी को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि ये अगले कुछ ही भाग में खत्म होने वाली है। तो ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।